श्री नरेंद्र मोदी को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए। ढोल नगाड़े, आतिशबाजी, जश्न और जलसा। दिल्ली और देश के कई हिस्सों में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कुछ ऐसा माहौल बना दिया जैसे ये उम्मीदवारी नहीं, सीधे जीत की घड़ी हो। प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के लिए ऐसा जश्न बीजेपी तो क्या, किसी भी पार्टी के भीतर याद नहीं आता। दिवाली आने में अभी करीब 2 महीने बाकी हैं, लेकिन जो बीजेपी में नरेंद्र मोदी समर्थक हैं वो अभी से दिवाली मनाना उन्होंने शुरू कर दिया है, क्योंकि सबसे कुछ ही देर में नरेंद्र मोदी के नाम का ऐलान मोदी जी के साथ है और हमें पूरा विश्वास है मोदी जी बनेंगे। ये अनायास नहीं था, पार्टी ने बाकायदा इसके लिए तैयारी की। शुक्रवार को नरेंद्र मोदी के नाम के ऐलान से पहले ही राज्य इकाइयों को संदेश भेज दिया गया कि कार्यकर्ता दफ्तरों में इकट्ठा रहें। संसदीय बोर्ड के सदस्यों को कहा गया कि वो दिल्ली में ही रहें। इसके बाद उन नेताओं को मनाने की कवायद चली जो मोदी के नाम पर तैयार नहीं थे। सुषमा स्वराज और मुरली मनोहर जोशी पार्टी के कहे मुताबिक चलने को तैयार हो गए। लालकृष्ण आडवाणी अंत तक नहीं माने। आखिरकार आडवाणी के अलावा बाकी सब इकट्ठा हुए और वो घोषणा हुई जिसका बीजेपी को इंतजार था। संसदीय दल ने यह फैसला किया है कि श्री नरेंद्र मोदी को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए। इस समय सारे देश में जो जनता का मूड है, उस मूड को देखते हुए और साथ ही साथ अपने पूरे कैडर की जनभावनाओं को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड ने यह फैसला किया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को ये विश्वास दिलाता हूं कि 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी विजयी हो, उसके लिए परिश्रम करने में कोई कमी नहीं रखूंगा और मुझे विश्वास है कश्मीर से कन्याकुमारी, अटक से कटक पूरा देश भारतीय जनता पार्टी के कमल को लेकर के एक नई आशा और उम्मीद के साथ, एक नई सोच और एक नई उम्मीद के साथ भारतीय जनता पार्टी का पूरा समर्थन करेगी। राजनाथ सिंह ने यह ऐलान भी किया कि नरेंद्र मोदी इसके बाद आडवाणी का आशीर्वाद देने जाएंगे। वैसे मैं यह जानकारी दे दूं आपको कि आदरणीय आडवाणी जी का आशीर्वाद लेने के लिए नरेंद्र भाई उनके आवास पर जा रहे हैं। लेकिन जब यह ऐलान चल रहा था तभी इन सब से दुखी लालकृष्ण आडवाणी अपने अध्यक्ष को चिट्ठी लिख रहे थे। उन्होंने अपना दुख इन शब्दों में जताया। प्रिय राजनाथ जी, आज दोपहर को जब आप मुझे आज के संसदीय अधिकरण की बैठक की सूचना देने आए थे, तब मैंने अपने मन की व्यथा के बारे में और आपके कार्य संचालन के बारे में और अपनी निराशा के बारे में कुछ कहा था। मैंने आपको उस समय कहा था कि मैं विचार करूंगा कि बैठक में आकर अपनी बातें सभी सदस्यों को कहूं अथवा नहीं। अब तय किया है कि आज की बैठक में नहीं आऊं, यही उचित होगा। लालकृष्ण आडवाणी। लेकिन फिलहाल लगता नहीं कि आडवाणी को पार्टी के भीतर बहुत समर्थन हासिल होने जा रहा है। बाकी तमाम नेताओं ने नरेंद्र मोदी को बधाई और शुभकामनाएं दी। पीछे प्लीज मोदी जी जाएंगे उनके यहाँ, प्लीज आडवाणी जी से आशीर्वाद लेने के लिए। आप इस फैसले के साथ, हाँ जी बिल्कुल, आडवाणी जी नाराज हैं अभी तक, आडवाणी जी के घर जा रहे हैं आशीर्वाद। People want a decisive leader, people want a development oriented government, and people want a dynamic person. All these 3D is Narendra Modi. उनकी ईमानदारी, उनकी नेतृत्व क्षमता और जिस तरह से आज वो विकास के पर्याय बने हैं, तो देश की अपेक्षा थी कि मोदी जी बीजेपी के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बने।
एक लिहाज से मोदी का ऐलान और आडवाणी की चिट्ठी बीजेपी के भीतर एक दौर के खत्म होने और दूसरा दौर शुरू होने की सूचना है। आडवाणी को इस बात का मलाल होगा कि जिस पार्टी की उन्होंने जिंदगी भर सेवा की, उस पार्टी में ही अब उनकी बातों का वजन नहीं रहा। उनके तमाम विरोधों के बावजूद पीएम इन वेटिंग का ताज उनके सिर से उतारकर नरेंद्र मोदी के सिर रख दिया गया। जाहिर है, ऐसी हालत में नरेंद्र मोदी बेशक शिष्टाचार भेंट के लिए यहां आए हों और कहा जा रहा हो कि वो आशीर्वाद लेने आए थे, लेकिन आडवाणी को ये अपने जले पर नमक छिड़कने जैसा लगा होगा। यानी ये सिर्फ नरेंद्र मोदी की दावेदारी का जलसा नहीं, 2014 के लिए बीजेपी का चुनावी बिगुल है। पार्टी के नेता खुलेआम बोल रहे हैं कि देश भर में नरेंद्र मोदी की लहर चल रही है, इतनी बड़ी लहर जो अटल आडवाणी के दौर में भी नहीं दिखी। और मुझे ऐसा लगा कि कुछ लोग जनता के मानस को या मूड को समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए मैंने कहा कि दे फेल टू गेज द मूड ऑफ द पीपल। अब पिछले 2 महीनों से मैं लगातार बिहार का दौरा कर रहा हूं और मैंने अपने 40 वर्षों के राजनीतिक जीवन में इस प्रकार का मूड और माहौल नहीं देखा है कि किसी एक व्यक्ति के लिए इस प्रकार का मूड और माहौल बना है। नरेंद्र मोदी की इस दावेदारी के साथ बीजेपी ने यह साफ कर दिया है कि इन चुनावों में एक तरह से वो अकेले मैदान में उतरने जा रही है। हालांकि एनडीए के बचे खुचे सहयोगियों को इस फैसले की जानकारी दी गई। शिवसेना और अकाली दल ने मोदी के नाम पर एक तरह से अपनी मुहर लगा दी। मैं कहना असी ब्लाइंडली एनडीए दे सपोर्टर हैं, कोई कंडीशन नहीं। नरेंद्र मोदी जी इज एन एबल केपेबल एडमिनिस्ट्रेटर। तो उद्धव ने कहा है ठीक है, आप जो निर्णय लेंगे हम आपके साथ हैं, हम तो आपके पुराने साथी हैं, तो हम आपके साथ रहेंगे। और कल रात को भी नरेंद्र मोदी जी ने उद्धव जी से बात की है और मोदी जी को नरेंद्र भाई जी को उद्धव जी ने अपनी शुभकामनाएं कल रात को दी है। अहमदाबाद से दिल्ली के लिए चले नरेंद्र मोदी की शुरुआत जोड़ने से नहीं तोड़ने से हुई। उनके चुनाव समिति की कमान संभालने के साथ ही बीजेपी के सबसे पुराने सहयोगी जेडीयू ने एनडीए से नाता तोड़ लिया। मोदी की उम्मीदवारी के ऐलान के बाद भी पार्टी ने उनकी विघटनकारी राजनीति पर चिंता जताई। जो सेकुलरिज्म है वो देश की एक तरह से आत्मा है, वो रहेगी तो देश रहेगा। उसे बचाने के लिए हमने अपना रास्ता अलग किया है और उनके भीतर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इससे हमारा कोई रास्ता अब नहीं। कभी बीजेपी के लिए काम करने वाले और आडवाणी के बेहद करीबी रहे सुधींद्र कुलकर्णी भी इस फैसले की आलोचना कर चुके थे। पार्टी को ही एक नहीं रख सकता है, पार्टी में ही जिसकी पूरी स्वीकृति नहीं है, ऐसा नेता देश का प्रधानमंत्री कैसे बनेगा और एक स्मूथ, एक स्थिर और एक प्रभावी सरकार कैसे चलाएगा। मोदी की ताकत और कमजोरी दोनों यही है। उनकी सियासत और शख्सियत या तो जोड़ती है या फिर तोड़ती है, बीच का रास्ता नहीं छोड़ती। नरेंद्र मोदी की वजह से ही गुजरात में जो हमारी जनता थी उसके बीच भी दरार डाल दी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में भी दरार डाल दी, दिग्गज नेता बाहर हो गए, आज एनडीए में भी दरार डाल दी। उसके जो दिग्गज नेता जिसने भारतीय जनता पार्टी बनाई, यहां तक पहुंचाई, वो अपने गुरुओं को भी सीने पे बैठकर वो बड़ी खुशी हासिल करना चाहते हैं। फिर दोबारा राम मंदिर की बात और अयोध्या की बात और वहां पर जो कार्यक्रम जो करने के लिए कोशिश जो विश्व हिंदू परिषद ने की, साफ साफ सब कुछ संकेत यही दे रहा है कि जो हार्डकोर उनके जो सांप्रदायिक एजेंडा जो रहा है, उस हार्डकोर सांप्रदायिक एजेंडे के आधार पर वो आज राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश करेंगे इन चुनावों में। कुछ नहीं, कुछ लोग चाहते हैं कि उनकी दिवाली एडवांस हो जाए, उन्होंने अपनी दिवाली एडवांस कर दी, हम तो अपने वक्त पे दिवाली मनाएंगे। बीजेपी ने इस लिहाज से 2014 की बिसात पर एक बड़ी बाजी चल दी है। हालांकि ये सच है कि फिलहाल उसके पास गंवाने को ज्यादा कुछ नहीं है। 2009 के लोकसभा चुनावों में उसे बस 116 सीटें मिली।
बीजेपी को मालूम है कि इस बार उसका प्रदर्शन इससे बेहतर रहेगा। लेकिन असली सवाल दूसरा है। बीजेपी एनडीए के साथ मिलकर सरकार बनाएगी या अपने बूते 272 सीटें हासिल करने की कोशिश करेगी। चुनाव प्रचार की कमान संभालने के बाद नरेंद्र मोदी ने 272 सीटों की जीत का लक्ष्य और फॉर्मूला अपने सहयोगियों के बीच पेश किया। उन्हें मालूम है कि उन्हें अधिकतम सीटें हासिल करनी ही होंगी, क्योंकि पार्टी ने भले उन्हें पीएम इन वेटिंग बना दिया हो, उन्हें बाहर का समर्थन कम हासिल होगा। एनडीए के भीतर बड़े सहयोगी शिवसेना और अकाली दल बचे हैं। मोदी एआईएडीएमके के समर्थन की उम्मीद कर सकते हैं। बीजेपी से टूटे हुए येदियुरप्पा ने उनके समर्थन का ऐलान कर भी दिया है। This decision, this would have taken long back. Now entire country is appreciating this decision. I welcome this decision. गठबंधन राजनीति का अतीत बताता है कि नरेंद्र मोदी अपने कुछ सहयोगियों के साथ 200 से ज्यादा सीटें हासिल करने में कामयाब हो गए तो बाकी समीकरण बिखरने में देर नहीं लगेगी। लेकिन ये भविष्य के गर्भ में है। वर्तमान की बड़ी सच्चाई सिर्फ ये है कि नरेंद्र मोदी की मौजूदगी ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं में एक नया जोश भर दिया है। लाखों करोड़ों कार्यकर्ता और समर्थकों की जो इच्छा थी, जो डिजायर थी उनकी, पार्टी ने उस इच्छा को मान्यता दी है। एक अंतिम प्रश्न है जेटली जी, अभी 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। सबसे पहली चुनौती अगर मोदी जी के लिए तो वो है, आपको लगता है कि वो उसमें खरे उतरेंगे? निश्चित रूप से खरे उतरेंगे और पार्टी में बहुत आत्मविश्वास है कि हम चारों राज्यों का चुनाव जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बीजेपी का साफ तौर पर कहना है, खासतौर से अरुण जेटली का, कि मोदी का जो फैसला हुआ इससे बीजेपी को निश्चित तौर पर आने वाले चाहे विधानसभा के चुनाव हो या लोकसभा के चुनाव बहुत फायदा मिलने वाला है। जहां तक लाल कृष्ण आडवाणी की गैर मौजूदगी का सवाल है, इस पर जेटली का मानना है कि अगर वो आज की बैठक में होते तो ज्यादा अच्छा होता। हाल हाल तक बिखरी रही पार्टी के कार्यकर्ता अब 2014 की लड़ाई के लिए तैयार हैं। उन्हें मालूम है नरेंद्र मोदी ने बिगुल बजा दिया है और ये मौका चूकने के लिए नहीं है। નરેન્દ્ર દામોદરદાસ મોદી ઈશ્વરના નામે सौगंध लऊ છું કે 63 साल के नरेंद्र दामोदर मोदी की जिंदगी में ये बड़ा लम्हा है। श्री नरेंद्र मोदी को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट किया गया। बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर उनके नाम का ऐलान उस सफर का एक अहम पड़ाव है जो 1971 में पाकिस्तान के साथ जंग के बाद शुरू हुआ। इसके बाद ही नरेंद्र मोदी ने आरएसएस से जुड़ने का फैसला किया। धार्मिक कम और सांस्कृतिक ज्यादा माना जाने वाला आरएसएस कई मायनों में मोदी के लिए एक माकूल चुनाव साबित हुआ। आपातकाल के दौरान आरएसएस के नेताओं ने मोदी की क्षमताओं को पहचाना। आपातकाल के खिलाफ विपक्ष को जुटाते हुए उन्होंने संगठन और विचार की क्षमता का परिचय दिया। 80 के दशक में गुजरात के वाडनगर से आए मोदी आरएसएस के भीतर लगातार तरक्की करते रहे। 1987 तक मोदी उन पहले 2 प्रचारकों में थे जो आरएसएस से बीजेपी में भेजे गए। दूसरे प्रचारक थे संजय जोशी। दोनों एक साथ आए थे, आपस में करीब थे, हालांकि एक दूसरे से काफी अलग। एक मुखर और महत्वाकांक्षी और दूसरा बंद कमरों की राजनीति का शख्स। बरसों बाद उनके टकराव ने विस्फोटक रूप लिया। इस कमेटी के सदस्य मोदी के राजनीतिक सफर में दोस्तों के दुश्मन हो जाने की ये कहानी जैसे बार बार घटती रही। बीजेपी में मोदी ने दलगत राजनीति की रस्साकशी सीखी और जल्द ही गुजरात में महासचिव नियुक्त किए गए। तब कांग्रेस के किले में गुजरात के भीतर ये मामूली सा ही ओहदा था। लेकिन वक्त बदल रहा था। 1990 में जब आडवाणी ने अपनी अयोध्या यात्रा की योजना बनाई, मोदी ने बड़े मैदान में अपने पहले कदम रखे। वो इस मुहिम की शुरुआत के प्रमुख बने। बाद में मोदी ने कहा, इससे मुझे अपनी संगठन क्षमता मांझने का मौका मिला।
इसके बाद मोदी ने बड़ी मेहनत से पार्टी अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी की एकता यात्रा का आयोजन किया। हालांकि अंत में यह यात्रा फुस साबित हुई जब सरकारी विमान से एक छोटे से समूह को श्रीनगर ले जाया गया। फिर भी मोदी को देश भर से भरपूर अनुभव हासिल हुआ। 90 के दशक के बीच मोदी कहीं ज्यादा बड़ी भूमिका निभाने लगे थे। 1995 में गुजरात में बीजेपी ने कांग्रेस का सफाया कर दिया था और इस समय नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल के भरोसेमंद करीबी के तौर पर उभरे। हालांकि आपसी टकराव की वजह से 1998 में फिर चुनाव की नौबत आई और इस बार भी बीजेपी ने जीत हासिल की। 2001 में भुज में भारी भूकंप आया और इसने अनायास मोदी को एक बड़ा मौका दिया। केशुभाई पटेल पर राहत काम ठीक से न चलाने के आरोप लगे। उपचुनावों में हार भी मिली और उनके कुछ रिश्तेदारों पर भ्रष्टाचार के इल्जाम भी लगे। आखिरकार उन्होंने इस्तीफा दिया और नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री हो गए। कुछ ही महीनों के भीतर अयोध्या के कार सेवकों को लेकर आ रही साबरमती एक्सप्रेस के डिब्बों में आग लगी और ये आग दंगों की शक्ल में पूरे गुजरात में फैल गई। अगले कुछ ही दिनों में बड़ी तादाद में लोग मारे गए। ये संख्या 2000 तक बताई जाती है। मोदी पर कई आरोप लगे, दंगों को चुपचाप बढ़ावा देने के, पुलिस को कार्रवाई करने से रोकने के, दंगाइयों को बचाने और जरूरी कानूनी कार्रवाई न करने देने के। एक ट्रायल कोर्ट में यह केस जरूर चल रहा है कि दंगों के पीछे मोदी की व्यापक भूमिका मानी जाए या नहीं। 20 वर्ष में कांग्रेस सरकार, लेकिन अब तक मोदी का दबदबा सिर्फ राज्य में ही नहीं, बीजेपी और संघ परिवार पर भी मजबूत होता रहा है। केशुभाई पटेल को धीरे धीरे किनारे कर दिया गया। आखिरकार 2002 में उन्होंने बीजेपी से अलग होकर अपनी पार्टी बना ली, लेकिन चुनावों में नाकाम रहे। एक और गुजराती नेता वीएचपी में बड़ी हैसियत रखने वाले प्रवीण तोगड़िया को जल्द ही उनकी हैसियत बता दी गई। कभी उनके काफी करीबी सहयोगी रहे संजय जोशी को मोदी ने खामोश कर दिया। 2012 में मोदी ने यूपी में चुनाव प्रचार करने से मना कर दिया क्योंकि संजय जोशी यूपी के इंचार्ज थे। साथ ही साथ दंगों से जुड़े विवादों ने मोदी को पूरे दशक सुर्खियों में रखा। दंगों के बाद 2002 में हुए चुनावों में मोदी का मियां मुशर्रफ वाला जुमला काफी मशहूर रहा। आपने पिछला कैंपेन किया मियां मुशर्रफ वाला, उससे अब थोड़ा पॉलिटिकल शिफ्ट कर रहे हैं, अब मियां मुशर्रफ से भैया मुशर्रफ बन रहे हैं। नहीं, आप देखिए, पहली बात मुसलमान में पत्नी भी अपने पति को मियां कहकर के बुलाती है। इट्स मोस्ट रिस्पेक्टेबल वर्ड। आई थिंक लेट्स गेट दिस स्ट्रेट। लेकिन आपने जब इस्तेमाल किया तो रिस्पेक्ट के लिए नहीं किया। वो आपका नजरिया हो सकता है। 2007 के चुनाव प्रचार के दौरान आतंकी हमलों के खिलाफ बोलते हुए मोदी ने एक सख्त छवि बनाई। कई मुठभेड़ों ने भी इस छवि को मजबूत किया। बाद में वो फर्जी मुठभेड़ें निकली। हालांकि इन चुनावों में सोनिया गांधी के जुमले मौत का सौदागर की गूंज भी रही, जो माना गया कि कांग्रेस के खिलाफ ही चली गई। સોનિયાબેન કહે છે મોદી મોતનો સોદાગર છે। હું તમને પૂછવા માંગુ છું ભાઈઓ। फिर गुजरात की लगातार 2 जीतों के साथ नरेंद्र मोदी बीजेपी के भीतर लगातार बड़े होते गए, खासकर तब जब इसी दौर में 2004 और 2009 के 2 आम चुनावों में पार्टी की हालत खराब हो चुकी थी। मोदी की सख्त प्रशासक की छवि ने भी इसमें मदद की। निवेशकों ने कहा वो फैसले लेते हैं, कोई हिचक नहीं दिखाते और उनके राज्य में भ्रष्टाचार ना के बराबर है। उद्योगों के समर्थक के तौर पर मोदी की छवि तब और मजबूत हुई जब उन्होंने रतन टाटा को नैनो के लिए जगह और सहूलियत मुहैया कराई। Imagine what is the possibility for India by having Narendra Bhai as the next leader of India. तीसरी चुनावी जीत के साथ इस बात पर मुहर लग गई कि नरेंद्र मोदी बीजेपी के सबसे लोकप्रिय और बड़े नेता हैं। अब तक इस बात का ज्यादा मतलब नहीं रह गया था कि गुजरात विकास के लिहाज से देश के सबसे तेज रफ्तार राज्यों में नहीं है, कि मानव विकास के सूचकांकों में गुजरात कई पायदान पीछे है।
कि अमेरिका ने मोदी को वीजा देने से लगातार मना किया है, कि मोदी ने दंगों के लिए अफसोस जताने या माफी मांगने से मना कर दिया है। बीते साल गुजरात में सद्भावना रैली के दौरान उन्होंने मुस्लिम टोपी पहनने से मना कर दिया और हाल ही में उन्होंने कांग्रेस पर इन शब्दों में हमला किया। देश की जनता तक सच्चाई पहुंचाने के इरादे नहीं रखते हैं। जैसे ही कोई संकट आ जाता है तो वे सेक्युलरिज्म का बुर्खा पहन लेते हैं। जिन राज्यों में मुस्लिम आबादी ज्यादा है वहां मोदी अब तक राजनीतिक तौर पर अछूत हैं। मसलन बिहार के नीतीश कुमार के लिए, जिन्होंने तभी बीजेपी का साथ छोड़ दिया जब मोदी को 2014 के चुनाव प्रचार की कमान सौंपी गई। अब नरेंद्र मोदी समर्थकों के भारी हुजूम के साथ जो जमीन पर भी दिखते हैं और सोशल साइट्स पर भी किसी भी विरोध को कुचलने की हैसियत रखते हैं। सबसे बड़ा विरोध कभी उनके गुरु रहे लालकृष्ण आडवाणी का है, जिन्होंने मोदी के चुनाव प्रचार संभालते ही पार्टी के सभी ओहदों से इस्तीफा दे दिया था। अब बीजेपी ने मोदी का रथ देश भर के लिए खोल दिया है, इस उम्मीद में कि मोदी की अदा, मोदी का अंदाज, मोदी की शख्सियत सब कुछ वोटरों और सहयोगियों के लिए चुंबकता काम करेंगे। आपकी अगर इच्छा है तो मैं जरूर दिल्ली हो आऊंगा।